नमस्कार, भारत के पद्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन महान विभूतियों से जिन्हें पद्म सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कुछ लोग महान लक्ष्यों को हासिल करने के मकसद से जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति सादगी और दानिशमंदी के साथ जिंदगी जीने में यकीन करती हैं। उनकी यही सादगी और लोगों की मदद करने की उदारता उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई है। भारत के पद्म में बात पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति की। इनके पास जीवन की कई परेशानियों से पार पा जाने की कुंजी है। ये जितनी युवाओं के बीच प्रसिद्ध हैं, उतनी प्यारी ये बच्चों के लिए भी है। हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति। श्रीमती सुधा मूर्ति, समाज सेवा। सादगी और प्रतिभा की मिसाल है। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस के इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति की जिंदगी मेहनत और मशक्कत की अद्भुत कहानी है। वो आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 2006 में मुझे पद्मश्री मिला था। 17 साल के बाद मुझे पद्म भूषण मिल रहा है। ये बहुत आनंददायक और हैप्पी मोमेंट्स है, क्योंकि हमारे देश में पद्म अवार्ड को बहुत मानते हैं और इतने सालों में 2 बार मुझे मिला है। हम तो बहुत लकी है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 बार मिल रहा है। नारायण मूर्ति की जीवन संगिनी सुधा मूर्ति की सफलता इस बात को भी रेखांकित करती है कि पति के विशाल व्यक्तित्व की परछाई के नीचे दबने के बजाय कोई महिला यदि चाहे तो अपना अलग व्यक्तित्व गढ़ सकती है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक में हुआ। मेधावी छात्रा सुधा मूर्ति टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर थीं। महिला अधिकारों की समानता के लिए भी सुधा मूर्ति ने कई काम किए हैं। टेल्को में नौकरी मिलना भी इस बात का एक उदाहरण है, क्योंकि उस दौर में टाटा मोटर्स में केवल पुरुषों को भर्ती करने की नीति थी, जिसे लेकर सुधा मूर्ति ने JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड भेजा। इसका असर ये हुआ कि टाटा मोटर्स ने उन्हें विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया। समाज के उत्थान के इसी जोश का नतीजा है कि उन्होंने साल 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की, जिससे कि वो जरूरतमंदों की मदद कर सकें। मुझे रियल लाइफ में जीवन में गरीब लोगों को मैं कभी देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ कर्तव्य का बंधन है। When I look at poor people, I always feel I have a duty towards them. इसीलिए मैं हर रोज़ कभी उठती हूँ, मेरे मन में वही आता है कि आज का काम हम कैसे करेंगे और मेरे काम से कितने गरीब लोगों को मदद होता है। यही मेरा मूल उद्देश्य है और यही मेरा इंस्पिरेशन है। सुधा मूर्ति का साहित्य में भी पूरा दखल है। खास तौर पर वे बाल साहित्य लेखन में रुचि रखती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें बच्चों के लिए लिखना, उनके साथ बातें करना बेहद पसंद है। मैं तो शिशु साहित्य लिखती हूँ, चिल्ड्रन बुक्स, इसीलिए बच्चों में मेरे हृदय के बहुत करीब है। और मैं बच्चों को यही बताना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहिए। अवार्ड मिलता है इसीलिए काम नहीं करना। मुझे काम करने से बहुत मन को अच्छा लगता है। ऐसा हमने काम किया तो अवार्ड्स हमारे पीछे आते हैं। अवार्ड्स के मुद्दे से हमने काम किया तो अवार्ड कभी नहीं मिलता है। अवार्ड एक रिकग्निशन है, सच्ची जॉय है, सच्ची आनंद है, वो काम में होता है। मैं कभी कभी काम करती हूँ बच्चों के लिए,
कभी गरीब के लिए काम करती हूँ, उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है और मुझे लगता है यही मेरा रियल अवार्ड है। अभी दिया तो बहुत आनंद होता है, नहीं मिला तो भी मुझे आनंद मेरे काम में ही है। सुधा मूर्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल है कि उसके बारे में जो कहा जाए कम है। इस महान महिला को भारत सरकार ने वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और सत्यभामा विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया था और अब उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के जोश और जज्बे का ही नतीजा है कि कई गरीब छात्रों का जीवन सुधर गया। बीते 2 दशकों में उनसे शिक्षा प्राप्त कर कई छात्रों ने IIT में दाखिला लिया है। भारत के पद्म में बात पद्मश्री से सम्मानित आनंद कुमार की। 3 into 3, 9 into 2, 18 into 1, 18 को अगर हम लोग उल्टा कर देते तो इसमें लिखेंगे 81। तो लाइफ में हम लोग फाइन पैटर्न के आधार पर इसको बनाए। आनंद कुमार शुरुआत से ही एक मेधावी छात्र थे। पटना में जन्मे आनंद कुमार ने पटना के ही BN कॉलेज से गणित में ग्रेजुएशन की। पढ़ाई के दौरान आनंद ने कई आर्थिक समस्याओं का सामना किया और इस दौरान उन्होंने ये तय किया कि वो ऐसे बच्चों की मदद करेंगे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होंगे। शिक्षा क्रांति की इस अलख को जगाने के लिए आनंद कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री आनंद कुमार, साहित्य एवं शिक्षा। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। तमाम उपलब्धियों के बावजूद अगर सरकार से पहचान मिलती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। हम, मेरा भाई प्रणव, मेरा पूरा परिवार, सब लोग बहुत खुश है, हमारी वाइफ, सब लोग बहुत खुश है। सबसे ज़्यादा खुशी तो उन बच्चों को है जो हमसे पढ़कर IIT क्वालिफाई करके आज अच्छे जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। आनंद कुमार के जीवन पर प्रेरक लेख, उपन्यास और फिल्म बन चुकी है। इसके साथ ही उन्हें कई सम्मान भी दिए जा चुके हैं। हमने तो बस इसलिए शुरुआत की थी कि कैम्ब्रिज में ऑफर था हायर एजुकेशन के लिए, पिताजी चल गए तो फिर हमारा भाई बोला, हम लोग बोले कि चलो भाई कुछ बच्चों के लिए काम किया जाए। लेकिन ये धीरे धीरे यात्रा इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। कई पुरस्कारों से सम्मानित आनंद कुमार आने वाले वक्त में वंचित बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं। साथ ही वो ऑनलाइन भी शिक्षण कार्य करना चाहते हैं जिससे कि सुदूर बैठे छात्र भी पढ़ाई कर सकें। हम लोग चाहते हैं कि इस सम्मान के बाद जो हमारी जिम्मेवारियां बढ़ी है, जवाबदेहियां बढ़ी है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और बड़ा करें और एक इसको स्कूल का रूप दें और साथ साथ ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन के जरिए लाखों बच्चों तक कैसे पहुंच पाए, इसकी कोशिश होगी हमारी। इस योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। आनंद कुमार मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो विपरीत परिस्थितियों से घबराकर आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें खो देते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर के मूलचंद लोढ़ा को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे नारायण जनसेवा मंडल नाम की संस्था के संस्थापक है। ये संस्था चिकित्सा, शिक्षा और आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करती है। भारत के पद्म में मिलिए मूलचंद लोढ़ा से।
15 मार्च 1948 को राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेत में जन्मे मूलचंद लोढ़ा ने मुंबई से ग्रेजुएशन की है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब वो अपने गांव वापस आए तो गांव की स्थिति देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। इसी दौरान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में काम करने के समय उन्हें गांव वालों की आंखों की बीमारियों की जानकारी मिली। इलाके की बड़ी आबादी आंखों की बीमारियों से जूझ रही थी। इसके बाद उन्होंने आंखों का अस्पताल खोलने का फैसला किया। अनवरत परिश्रम और जन सहयोग के जरिए मूलचंद लोढ़ा ने आखिरकार आंखों का अस्पताल खोल ही लिया। इसके बाद उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। गरीब और निराश्रित जरूरतमंदों की सेवा भावना के दम पर ही वो इसे कर पाने में कामयाब हुए। हम राजस्थान का जो ट्राइबल एरिया है उसमें शिक्षा और चिकित्सा 2 क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में तो एक 8वीं तक का विद्यालय चलाते हैं, पहले से 8वीं तक, और एक छात्रावास चलाते हैं गरीब और अनाथ गरीब बच्चों का, वो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक का है। एक आंखों का हॉस्पिटल चलाते हैं जो आचार्य महाप्रज्ञ जैन समाज के संत हुए उनके नाम पर है। और वो जो 2008 में वो बिल्डिंग दानदाताओं के सहयोग से ही बना है, दानदाताओं के सहयोग से ही चलाते हैं, संस्था भी हम दानदाताओं के सहयोग से चलाते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल बना है, ये हॉस्पिटल बनने के बाद अभी तक हमने 18,000 ऑपरेशन किए और उसमें से अधिकांश निःशुल्क किए, पैसा नहीं लिया किसी से, दानदाताओं ने दिया हमको, बाकी ये जो पेशेंट आए उनसे पैसा नहीं लिया। हाँ, एक तो दूसरा क्या कि 350 हमने कैंप लगाए अलग अलग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिला, इन 3 जिलों में 350 स्थानों पे कैंप लगाए और 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच की। जो मेन जो हमारा काम है वो आंखों का है, चिकित्सा के क्षेत्र का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक मूलचंद लोढ़ा की संस्था 18,000 लोगों की आंखों के निशुल्क ऑपरेशन करवा चुकी है। साथ ही राजस्थान के विभिन्न जिलों में 300 से ज्यादा कैंप भी आयोजित कर चुकी है। मूलचंद लोढ़ा ने पाली जिले में अकाल के वक्त लोगों के बीच खाद्य सामग्री, दवाओं का वितरण, पशुओं के लिए कैंप और 4 केंद्र स्थापित करने जैसे पुनीत कार्य किए। उनके इन कार्यों को देखते हुए ही वर्ष 1990 में राजस्थान के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन सेवा भारती का प्रदेश संगठन मंत्री उन्हें बनाया गया। प्रारंभ से ही हम लोगों के संस्कार जो है सेवा के थे और सेवा के संस्कारों के कारण सेवा क्षेत्र में पहले से ये काम कर रहे थे हम लोग। और बाद में जब हम ट्राइबल में जब काम करने लगे तो फिर हमने एक संस्था बनाई। कोई भी अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा बहुत परेशानी तो सबकी आती है, बाकी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और लोग अपने पक्ष में हो जाते हैं। फिर तो जनजातीय लोगों की सेवा को समर्पित मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर जिले के एक छोटे से गांव मझोला में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना की। यहाँ मुफ्त शिक्षा और भोजन के वितरण के माध्यम से 300 बच्चों को लाभ हुआ। इसके साथ ही वो आदिवासी कल्याण संबंधी भी कई काम करते हैं। आगे हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारा जो शिक्षा का काम है वो और अच्छा चले। अभी 8वीं तक का विद्यालय है, आगे हम चाहेंगे वो 12वीं तक का हो, उसमें बच्चों का स्तर अच्छा हो क्या, और अच्छे प्रतिभावान बच्चे निकले। एक तो ये, दूसरा क्या, हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या है कि अभी हमारे पास कोई स्थायी डॉक्टर नहीं है। अच्छा। विजिटिंग डॉक्टर आते हैं। अच्छा। और वो विजिटिंग डॉक्टर भी 2 तरह से आते हैं। एक तो जो बिना पैसा हम आते हैं अपने यहाँ पूरे हॉस्पिटल में सारी सेवाएं देते हैं, पर पैसा ऐसा कोई नहीं लेते हमसे। और एक जो है नाम मात्र का पैसा लेते हैं। आगे हम ये चाहेंगे कि एक तो हमारे यहाँ परमानेंट आँखों का डॉक्टर हो, दूसरा कि आँखों संबंधी जितनी बीमारियाँ हैं, काला पानी है, बेगापन है, और बच्चों के आंखों संबंधी जो रोग है, ये सब रोगों का इलाज हमारे यहाँ हो और गरीब से गरीब आदमी को सुलभता से जो है चिकित्सा मिले। युवाओं को हम कहेंगे कि भाई स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है
कि अपने देश के लिए और समाज के लिए 2 साल का समय दें, अपने जीवन में 2 साल का समय दें वो। 75 वर्षीय मूलचंद हिलोड़ा के उत्साह, ऊर्जा और जज्बे का ही कमाल है कि वो आज भी बिना रुके निर्धन और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। श्री मूलचंद लोधा समाज सेवा। बीते 60 वर्षों से शिक्षाविद और लेखिका डॉक्टर विद्याविंदु सिंह ने लोक संस्कृति और साहित्य को बचाने के लिए बेहतरीन कार्य किया है, जिस वजह से उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के पद्म में मिलिए डॉक्टर विद्याविंदु सिंह से। विद्याविंदु सिंह लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है। कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोकगीत, हर विषय पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है, पर सबसे ज्यादा उनको अवधी लोक साहित्य के लिए सराहना मिली है। विद्याविंदु सिंह को सबसे ज्यादा ख्याति लोक साहित्य में मिली। इसमें अवधी भाषा के लोकगीत, मुहावरे, राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग भी हैं जिनको सिर्फ कहा और सुना जाता रहा है। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने इस कार्य की शुरुआत इसलिए की क्योंकि वो इसे लोगों के बीच जिंदा रखना चाहती थी। देखिए, मेरा जन्म गांव में ही हुआ और बचपन से ही मैं जो गांव के रीत रिवाज, गीत, कथाएं और संस्कारों के अवसर पर जो और बाकी रिचुअल्स हैं, जो फोक आर्ट, जो लोक कलाएं जो बनती हैं, उनको देख के मन में एक शौक़ लगा कि मैं भी इस तरह की चित्र बनाऊं और इन गीतों को गाऊं। देखा होगा कि लोग शादी विवाह में या किसी भी उस पर तो गांव के बच्चे बूढ़े सब एक साथ बैठते हैं और गाते हैं और सुनते हैं। तो ये जो संस्कार देने की परंपरा रही, ये बहुत आकर्षक लगी। और मैं हर घर में जाती थी, कोई बीमार होता था तो मेरे पिता कहते थे कि तुम जाओ उसकी सेवा करो, सीखो, सेवा करना सीखो। तो इस तरह से गांव की ज़िंदगी से जो प्रेम उपजा और मैंने देखा कि लोक संस्कृति में एक जो प्रकृति से जुड़ाव, पशु पक्षी जीव जंतु सबके प्रति जो चिंता है। साँझ होते ही मेरी दादी वगैरह कहती थी कि ताली न बजाओ, नहीं चिड़ियाँ बसेरा ले रही होंगी, और सुबह उठते चींटी अगर पंक्ति जा रही हो तो उसको लांघो नहीं। ये जो चौक पूरना है, तो जो आटा डाला जा रहा है ये इसलिए डाला जा रहा है चावल कि ये इसमें हम जो भी कमाते हैं, हमारा जो कुछ भी है उसमें सबका हिस्सा है। विद्याविंदु सिंह का जन्म फैजाबाद के जैतपुर गांव में 2 जुलाई 1945 को हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD किया। अब तक उनकी 118 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जो हिंदी और अवधी भाषा में हैं। वे कई देशों की यात्राएं कर चुकी हैं। उनके लिखे उपन्यासों में अंधेरे के दीप, फूलकली, हिरण्यगर्भा और शिवपुर की गंगा भौजी हैं। वही कविता संग्रह में वधुमेव, सच के पांव, अमर वल्लरी और कांटों का वन जैसी रचनाएं हैं। लोक साहित्य से जुड़ी रचनाओं में अवधी लोकगीत का समीक्षात्मक अध्ययन, चंदन चौक, अवधी लोक नृत्य गीत, सीता सुरजवा, कज्योति और उत्तर प्रदेश की लोक कलाएं जैसी रचनाएं शामिल हैं। जब पढ़ते गए, इसके साथ साथ जब रिसर्च के लिए आया तो मैंने कहा मैं लोक संस्कृति पर शोध करूंगी। और लोक संस्कृति में जब काम करना शुरू किया, लगा ये अथाह सागर है और इसमें जो जितना ही गहराई में बैठेगा उतने ही उस मोती मिलेंगे, उसे रत्न मिलेंगे। और जब मुझे मिला जितना कुछ, तो लगा कि इसको मैं और बांटूं।
और उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया, संकलन कार्य किया पहले बहुत ज़्यादा, गीतों का, कथाओं का, लोक रीति रिवाजों का, लोक कलाओं का। और उसको किसे दूं, क्योंकि आज की पीढ़ी भाग रही है। मशीनों के कारण बहुत सारे हमारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं, हमारे सारे गीत, क्योंकि बहुत से गीत ऐसे थे जो श्रम गीत थे, जैसे अब सब मशीनों से होने लगा काम। निर्वाही के गीत थे, चकिया चलाने, जांत ख़त्म हो गया चकिया चलाने का। तो इन गीतों को, इनमें जो संवेदना है उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने लोक धुनें जो लुप्त हो रही थी, बहुत सारे गीत, फिल्मों ने लोक धुनों पर बहुत कुछ लिखा, नकल की, वो तो लोकप्रिय हुए, लेकिन ओरिजिनल धुन जो थी वो सुरक्षित नहीं थी। तो मुझे जो गीत धुनें याद थी, तो मैंने संगीतज्ञों के पास बैठ के उनकी स्वरलिपियाँ बनवाई, तो लोगों को पसंद आई और नई पीढ़ी आकर्षित हुई। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये गीत मुझे सुनाइए ज़रा, इसकी धुन क्या है। तो मैं सुनाती हूँ, तो आज की नई पीढ़ी सीखना चाहती है, इस गीत का अर्थ क्या है जानना चाहती है। तो इससे बड़ा उत्साह बढ़ा और लगा कि ये संरक्षण की बात हम करते हैं, लोक संस्कृति के संरक्षण की, लेकिन ये जीवंत संपदा है। ये आर्काइव या अभिलेखागार या संग्रहालय में रखने से अधिक है कि हम लोक में उसको प्रचलित करें, लोक व्यवहार में हमारे बच्चे सीखें, अगली पीढ़ी को सौंपें। इसके लिए मैंने प्रयास किया, स्कूलों में जा कर के लोक कथाएँ सुनाई, अपनी लिखी हुई लोक कथाओं के आधार पर मैंने नई समस्याओं से जोड़ते हुए कहानियाँ लिखी, अवधी में भी, हिंदी में भी। और अभी तक मुझे लगता है कि मैं शहर में रहती ज़रूर हूँ, लेकिन गांव मेरे मन में बसा हुआ है। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने खासतौर पर अवधी लोक गीतों पर काम किया है। साथ ही सीता के विषय में उनकी रचना सीता सुरुजवा प्रज्योति भी बहुत चर्चित रही है। देश की समृद्ध भाषाओं भोजपुरी और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में उनका कहना है कि किसी भी भाषा या बोली को आंदोलन से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जरूरी है कि इस पर काम किया जाए। माता पिता अपने बच्चों से हारना चाहते हैं प्रतिभा के क्षेत्र में, तो जब हमारी नई पीढ़ी के बच्चे लोक संस्कृति से जुड़ते हैं या कुछ अच्छा लिखते हैं तो खुशी होती है कि हाँ, ये हमारी जीत है, हमारा नाम आगे ले जाएंगे, और इसी में संतोष पाना चाहते हैं। राम कथा मेरा विषय रहा है, जिससे आपने चर्चा की। राम कथा पर किताब लिखी मैंने, राम कथा इन अवधी फोकलोर, एक इंग्लिश में, और एक है सीता सुरुजवा की ज्योति। उसमें मैंने राम कथा के, जो राम के जन्म के पहले से लेकर के सीता के धरती प्रवेश के बाद राम के भी वहाँ सरजू में प्रवेश जो उन्होंने किया, जल समाधि ली, उस तक की कथा एक अलग ढंग से लोक में प्रचलित है, गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, जो लिखित साहित्य में नहीं मिलती। ऐसी उद्भावनाएं हैं राम के चरित्र के और सीता के चरित्र को और अधिक उभारने के लिए। और मुझे लगा कि राम की कथा कहीं कहीं सीता की कथा की छांव बन गई है, और सीता ज़्यादा ओजस्विनी है। मेरी माँ कहती थी कि सीता ने बहुत सहा, और जब मैं उदाहरण देती हूँ सीता की सहन शक्ति का, तो हमारी प्रगतिशील बहनें कहती हैं आपको सीता की तरह चाहती हैं हमारी लड़कियाँ रहें, सहती जाएं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि सहना जो है कमज़ोर का काम नहीं है, जो सहता है वो बहुत मजबूत होता है। और सीता ने जो कुछ सहा और उसके बाद जो दे गई हैं अपनी संतानों को, कि अकेले रह के अपने बच्चों को संस्कार देना, जंगल में रह के अपने बच्चों को बनाना, चरित्रवान और वीर बनाना। राजमहल में अगर सीता जन्म देती लव कुश को तो उतने पराक्रमी न हो पाते। अपने आप माँ ने विकसित किया, गुरुकुल के वातावरण ने विकसित किया। जिस तरह श्री राम अगर राजा राम बन के रह जाते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम न होते। उन्होंने जंगल में जा कर के उनकी प्रतिभा, उन्होंने जो कुछ भी किया, इसीलिए आज राम और कृष्ण हमारे इतिहास नहीं बने हैं। लोग मिथक कहते हैं, मिथक भी नहीं है वो आज भी हर घर में राम खेलते हैं।
कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो रामकृष्ण का जन्म है, हर संस्कार राम का होता है। डॉक्टर विद्याविंदु सिंह ने कृष्ण प्रताप विद्याविंदु लोकहित न्यास की भी स्थापना की है। इस मंच के माध्यम से वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सहायता करती हैं। हिंदी भाषा से जुड़े कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिरकत कर चुकी डॉक्टर विद्याविंदु सिंह कई पत्र पत्रिकाओं का सफल प्रकाशन भी कर चुकी हैं। आज इस उम्र में भी वे भारतीय लोक साहित्य और संस्कृति को संजोने के काम में जुटी हुई हैं। डॉक्टर विद्याविंदु सिंह, साहित्य एवं शिक्षा। भारत के पद्म में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।